हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम क्लास 9 का मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो दिल्ली में हुआ है आज। पेपर बहुत आसान था। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। इससे पहला कह रहा है, इफ 1, 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो x प्लस 3y इक्वल टू p एक इक्वेशन दे रखी है, इसके सोल्यूशन है 1, 2। अगर ये इसके सोल्यूशन में तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो हम x की जगह 1 डालेंगे और y की जगह 2। 3 2 6, पी की वैल्यू क्या आ गई? 6 + 1 7 आ गई। ठीक है, आंसर इसमें 7 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका सिर्फ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछा है। तो कॉफिशिएंट क्या होता है? जो आगे ही लिखा होता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? +2। एक्स के आगे क्या लिखा है? +2। तो एक्स स्क्वायर का ओनली एक्स स्क्वायर का पूछा, तो हम एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, एक हमें शेप दे रखी है, यहाँ पे फिगर दे रखी है। इसमें ये लिखा है कि ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर दो लाइन लगी है, इस लाइन के ऊपर भी दो लाइन लगी। इसका मतलब कि जो AC है और XZ ये बराबर है, और यहाँ पे BC में सिंगल लाइन है और YZ में सिंगल लाइन है। इसका मतलब है कि BC बराबर क्या है? YZ है, और ये 90 डिग्री है। बोल रहा है, इफ टू गिवन ट्राइंगल ABC आर XYZ आर कॉन्ग्रुएंट। ABC और ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि BC बराबर YZ। बी ऑप्शन में रखा है कि AC बराबर XZ। एंड सी ऑप्शन में रखा है एंगल B बराबर एंगल Y। और फोर्थ में रखा है AC इक्वल टू XY। देखो, BC बराबर YZ, तो BC क्या है? ये है, और YZ ये है, तो ये बराबर है। क्यों? सिंगल सिंगल लाइन लगी है इसके ऊपर। AC बराबर XZ है, AC ये है, XZ ये भी इक्वल है, ये भी वाट ट्रू है क्योंकि डबल डबल लाइन है, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। एंगल B इक्वल टू वाई, एंगल B भी 90 है, वाई भी 90 है, तो ये भी ट्रू है। इसका मतलब ये गलत है, और गलत क्यों है देख लो। AC बराबर XY, AC में डबल लाइन है और XY में कोई भी लाइन नहीं है, इसका मतलब AC और XY इक्वल नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट ऑप्शन डी गलत लिखी है। फोर्थ में बोल रहा है, √3 कैसा नंबर है? रैशनल है, इरेशनल है, नेचुरल है, होल है। तो √3 एक प्राइम नंबर है, उसके ऊपर रूट है, तो ये कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 180 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है? 180। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर, इसका मतलब इसकी तीनों साइडें क्या होंगी? बराबर होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा? सबसे पहले हमें साइड निकालनी पड़ेगी। x+x+x, ये हमें पेरीमीटर दे रखा है, तो साइड कितनी आ गई? ये आ गया 60 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? √3/a साइड का स्क्वायर। हमारे पास जो साइड है वो 60 का स्क्वायर है। 60 का स्क्वायर 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री देन इट एंगल इज। कह रहा है, एक एंगल जो है वो किसके इक्वल है? सप्लीमेंट के इक्वल है। तो आपको बताना है इसका वो एंगल क्या होगा। तो एंगल, एक एंगल हमारा क्या है? ये है, और जो दूसरा दूसरा एंगल है वो इसी सप्लीमेंट के इक्वल है, यानी इसी के इक्वल है। तो सप्लीमेंट का सम कितना होता है? 180। x+x कितना हो जाएगा? 2x। तो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90। इसका आंसर होगा 90। क्वेश्चन नंबर हमसे 7 में बोल रहा है, 9, -7 इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो हमारा जो पहला क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट में ये x है और ये y है, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस होता है। तो पहला क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट प्लस प्लस होता है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें ये प्लस होता है और ये
ये x हमारा माइनस होता है और ये वाला प्लस होता है, तो पहले x का लिखते हैं और फिर y का लिखेंगे, तो ये माइनस माइनस कॉमा प्लस हो गया, माइनस प्लस। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या है कि ये भी माइनस का, x भी और y भी क्या है माइनस का, तो माइनस माइनस माइनस। और फोर्थ वाले में क्या है कि x तो प्लस का है लेकिन y किसका है, माइनस का। हमें देखना है कि जो 9 है वो प्लस का है और ये जो है माइनस का है, तो प्लस माइनस कहाँ पर है, फोर्थ, प्लस माइनस हमारा कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो ये 9,7 कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। 8 में कह रहा है कि ट्राइंगल है PRS और एक ट्राइंगल है हमारे पास QPT। कह रहा है कॉमन एंगल इसमें क्या होगा, तो कॉमन एंगल आप देख लीजिए PRS, द कॉमन एंगल इज, इनमें कॉमन एंगल क्या हो जाएगा, देखो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, PRS, तो यहाँ पे भी P है और आप देखोगे तो ध्यान से यहाँ पे भी P है, तो वैसे तो कॉमन एंगल यही हो जाएगा। और एक हमारे पास बनना है QPT। QPT, QPT में भी यही एंगल कॉमन बन जाएगा अगर ये कुछ इस तरीके से बनाया जाए तो ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे, कॉमन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यूक्लिड्स एक्सॉइन कितनी होती है, तो यूक्लिड एक्सॉइन 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू x³ + 1। कह रहा है p माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि पहले यहाँ पे x था और अब x क्या आ गया माइनस, तो जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 का क्यूब -1, इसका आंसर क्या आएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कह रहा है द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड किसमें दे रखी है, रेशियो में, तो जब भी रेशियो में दिया होता है तो हम उसको किसी अलजेब्रा के साथ ऐड कर लेते हैं, 2x 3x और 5x। और पेरीमीटर दे रखा है इसका 800 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है सबसे छोटी वाली साइड कौन सी होगी, छोटी वाली साइड की लंबाई क्या है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए पॉलीगन। 2x + 3x + 5x ये कितने के बराबर दे रखे हैं हमें, 800 के बराबर दे रखा है, 800। तो कितना आ गया, 2 3 5x 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 10x। यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई x की वो कितनी आई, 80, तो x की वैल्यू आ गई 80। और सबसे छोटी साइड क्या है, 2x है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू डालेंगे 80, तो हमारा कितना आएगा 160 सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द क्वाड्रिलेटरल वेयर डायगोनल आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। एक पॉलीगन होता है जिसके कह रहा है कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री पे, ठीक है, पर उसके डायगोनल इक्वल नहीं है। और डायगोनल इक्वल तभी नहीं, अगर वैसे तो ये दो दो चीजों के ना डायगोनल ना 90 पे बाइसेक्ट करे, एक स्क्वायर के और रोम्बस के, बस स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, तो इसका ऑप्शन क्या है, रोम्बस। रोम्बस करेक्ट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं टू सिंगुलर कॉनिकल बर्थडे कैप, दो सिंगुलर कॉनिकल बर्थडे कैप है और इक्वल वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, बस उसका जो रेडियस है, दोनों की जो रेडियस है वो उसमें रेशियो में दे रखा है, 1:2 दे रखा है रेडियस जो है, तो इसको हमने x मान लिया तो इसको हम क्या मान लेंगे, 2x। कह रहा था रेशियो ऑफ देयर हाइट, तो इनकी हाइट का रेशियो हमें बताना है, इसलिए हमें हाइट का रेशियो बताना है। तो हमें हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दोनों का क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, 1/3, इस वाले का रेडियस πr² h, इसको हमने h1 मान लिया, और दूसरे वाले को 1/3 πr², तो रेडियस क्या है हमारा ये, और इसकी हाइट को क्या मान लिया हमने, h2 मान लिया। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, x² आ जाएगा, x² से x² कैंसिल, ठीक है, और h2 से ये भी h, और ये कैंसिल नहीं होगा, हमारे यहाँ पे क्या आ गया रेशो, और वॉल्यूम दोनों का क्या है, सेम है, इसको हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, h2 इधर चला जाएगा,
H1 बराबर क्या आएगा 4H2 और ये जो H2 है ये नीचे आ जाएगा, तो ये 4/1, तो इसके हाइट का रेशियो क्या आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रहा है, हमें कुछ इंटरवल दे रखे हैं 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45। कह रहा है आपसे कि 35 इसमें कहाँ इंक्लूड करोगे। जैसे होता है क्या है ना, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 16 को टैली करो, 17 को, ठीक है ना, फिर 20, 25, 30, 32, तो आप 16 को कहाँ डालोगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये 15 से 25 के बीच में आ रहा है। 17 को भी 15 से 25 के बीच में लोगे, 20 को भी यहाँ पे लोगे। अब ऐसे ही 25 है तो 25 तो यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, तो इसको कहाँ लें, ठीक है। ऐसे ही 30 है तो 30 तो चलो यहाँ इसके बीच में आ जाएगा, 32 भी इसके बीच में आ जाएगा। तो हमसे पूछा हुआ है 35, ठीक है। तो वैसे तो 35 कहाँ लाई करेगा, इसमें जो शुरुआत वाला होता है ना, जब यहाँ पे भी 35 है, यहाँ पे भी 35 है, तो जो शुरू वाला होता है उसमें लेते हैं। ऐसे ही 25 भी है तो 25 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो जो शुरू वाला है उस पे लेंगे हम 25। तो इसका ऑप्शन ये वाला होगा कि ऑप्शन है 35 to 45, ऑप्शन है। 15 में कह रहे हैं 2 की पावर 10, फिर पूरे की पावर रखिए 2/5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे क्या है, पावर की पावर है, तो पावर की पावर आपस में क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। 5 to 10, तो 2 into 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 into 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 into 5 कितना होता है 80। आंसर 88। द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल एट अ सर्कमफेरेंस। कह रहे हैं एक सेमी सर्कल है, ये इसकी डायमीटर है, सरकमफेरेंस के ऊपर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, तो वो हमेशा 180 90 डिग्री का बनेगा। क्यों, क्योंकि सेंटर पे बनने वाला एंगल का आधा सरकमफेरेंस से बनने वाले एंगल का हो जाता है। अगर यहाँ पे डायमीटर पे 180 बन रहा है, सेंटर पे 180 बन रहा है, सब टेंड हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा उसका आधा, तो 180 का आधा 90। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। 17 में कह रहा है 7x + 14 द नंबर ऑफ जीरो या जीरोज, इसके कितने जीरोज होंगे आपको ये बताना है। तो ये सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पॉलिनोमियल, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसके वेरिएबल की पावर कितनी है, डिग्री, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है 1 है। तो अगर डिग्री 1 होगी तो इसके जीरोस भी कितने होंगे 1, तो इसका आंसर आएगा 1। 18 में कह रहा है अ हेमिस्फीयर डोम ऑफ रेडियस 3.5 मीटर। एक हेमिस्फीयर डोम है जिसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर। 18 बोल रहे हैं is to be painted outside at the rate 600 meter square। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि एक डोम है, इसका हमें रेडियस दे रखा है 3.5 मीटर, और इसके आउटसाइड में पेंट करने की कॉस्ट कितनी दे रखी है 600 पर रुपीज 600 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें कितने रुपए देने हैं 600 रुपए। तो हमने इसके बाहर बाहर साइड में पेंट करा है। बाहर का मतलब है, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करा है इसके। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या होता है, स्क्वायर 2πr²। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू है 22/7। और एक चीज और भी गिवन है, वो भी देख लेते हैं पहले। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो पेंट करने की जो इसकी कॉस्ट है वो कितनी रुपीज 600 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर के लिए 600 रुपीज दे रही है। तो व्हाट इज दैट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, हमें बताने की टोटल कॉस्ट क्या आएगी। पहले हम इसका टोटल एरिया निकालते हैं। आर का स्क्वायर है, यानी कि रेडियस हमें 3.5 दे रखी, तो 2 लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। 7×5 = 35, 5×5, 5×10, 2 से 2 कैंसिल, 2×2, 1×2, 2×5 = 10, 5×5, 5×7 = 35, तो 77 आया। 77 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो बाहर का एरिया कितना आ गया 77। और कॉस्ट हमें दे रखी पर मीटर की 600 रुपए, तो 77 मीटर की कितनी आ जाएगी 77 × 600, 46,200। ऑप्शन ए सही है इसका।
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। इसमें असर्शन कह रहा है कि अगर हम सर्कमफेरेंस से एक पॉइंट सर्कमफेरेंस पे और दूसरा पॉइंट भी अगर सर्कमफेरेंस पे यानी एक लाइन सेगमेंट ऐसी बना रहे हैं जहाँ पे जिसके दोनों एंड पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं सर्कमफेरेंस के ऊपर आ रहे हैं, तो आपको ये कह रहा है कि कॉर्ड होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये कॉर्ड होती है, तो इसका मतलब हमारा असर्शन तो सही है। और रीजन कह रहा है कि रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो रेडियस लॉन्गेस्ट कॉर्ड नहीं होती, रेडियस यहीं तक होती है और कॉर्ड तो ये है नहीं बल्कि डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब इसका रीजन क्या है, गलत है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है इसका, तो ऑप्शन सी होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 24 सेंटीमीटर। एक हमें कोन दे रखा है जिसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर। इसकी डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है और स्लांट हाइट कह रहा है 15 सेंटीमीटर है। तो देखो बच्चों, अगर डायमीटर 14 है तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्रिएट करता है 90 डिग्री, रेडियस हाइट और स्लांट हाइट मिला के बनाता है राइट एंगल। अब स्लांट हाइट होती है सबसे बड़ी, लेकिन यहाँ पे स्लांट हाइट की जगह पे सबसे बड़ी क्या दिखा रखा है, ये परपेंडिकुलर बड़ा है, तो पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 इन दोनों का सम इसके सम के बराबर आना चाहिए, यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है और 576 और 49 कितना हो जाएगा 625 और ये 225 है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। ये असर्शन इसमें गलत दे रखा है और बोला हुआ है द हाइट रेडियस एंड स्लांट हाइट, हाइट रेडियस और स्लांट हाइट से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये बात सही है, तो इसका मतलब इसका रीजन भी सही है और रीजन सही है और असर्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्क्वायर इज 8:27 देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अगर हमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का स्क्वायर का रेशियो दे रखा है 8:27, तो आपको बताना व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का रेशियो बताना है इसके, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर सेकंड, इसका रेशियो दे रखा है 8:27। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब, R1 इसलिए ले रहा हूं कि यहाँ पे दो अलग अलग हैं, और R2 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, R1 का क्यूब R2 का क्यूब। अब 8 किसका क्यूब होता है 8 होता है 2 का क्यूब, और 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब। R1 अपॉन में R2 ये दोनों का क्यूब है, कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों के भी क्यूब कॉमन है, क्यूब से क्यूब रिमूव हो जाएगा, तो R1 अपॉन में R2 कितना आ गया 2/3। लेकिन मैं R1 अपॉन R2 नहीं निकालना, मैं इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब इसका सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, अब R1 दोनों में से मैंने ये दोनों स्क्वायर कॉमन ले लिए, R1 अपॉन में R2 की वैल्यू रखिए 2/3। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। इसका और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो 21 का और 21 के और में कह रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है एक हेमिस्फीयर का जिसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर है। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 और R का स्क्वायर है यानी कि कितनी बार आ जाएगा ये 2 बार आ जाएगा इसकी रेडियस। 7 3 जा 21, 22 की 2 से करोगे तो 44 और 21 की 3 से करोगे तो 63, 63 मल्टीप्लाई 44, यहाँ पे आंसर आता है 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर हमसे बोल रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है।
टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है यानी कि 21 × 21, 7 3 21, 22 की 3 से करेंगे 66, और 21 × 3 63 मल्टीप्लाई। इसका आंसर आएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है एक एग्जाम्पल देना है आपको, वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो आपको एक बिनोमियल बताना है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो आप बाइनोमियल पहले लिखो, जैसे बाइनोमियल क्या होता है कि दो उसमें है 1 और 2, तो इसकी डिग्री कितनी, आपको मेन 3 रखनी है। ये नहीं लिखना चाहते आप कुछ और भी लिख सकते हो, तो ये भी आप करें। तो इसमें डिग्री क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो ये एक टर्म ये रहा, एक दूसरा टर्म ये रहा, तो 2 टर्म वालों को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है इफ एबीसी, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डीईएफ के। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डीईएफ के, तो आपको बताना है कि एंगल सी किसके बराबर होगा और जो डी एफ है वो किसके बराबर होगा। तो इसका सिंपल तरीका है, चाहो तो आप इसका डायग्राम बना सकते हो, अदरवाइज ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है एंगल सी यहाँ पर है, तो यहाँ पे एंगल एफ होगा, तो एंगल एफ के बराबर होगा। फिर पूछ रहा है डी एफ किसके बराबर है, तो डी और एफ, पहला और आखिरी में डी एफ लिखा है, तो यहाँ पे भी पहला और आखिरी में एसी लिखा है, यहाँ पे एसी हो जाएगा। डायग्राम किसको समझना है, देखो ए बी सी डी डी, तो पहला कह रहा है सी, तो सी किसके बराबर होगा, एफ, क्योंकि यहाँ पे सी है तो यहाँ पे एफ है। इसी तरीके से बोल रहे डी एफ, डी एफ कहाँ है, डी एफ ये है, तो यहाँ पे डी एफ है, तो यहाँ पे क्या होगा, एसी। डी एफ के बराबर क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। ट्वेंटी का और में भी क्वेश्चन है, 23 के और में कह रहे हैं टू सर्कल ऑफ द सेम आर कॉन्ग्रुएंट। दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उनके रेडियस इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक डैश दे रखा है सेम के बाद, तो वहां पर रेडियस आएगा। और दो स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उनकी क्या सेम होती है, साइड सेम होती है। तो इसका आंसर पहले वाले में गैप में आएगा रेडियस, और दूसरे गैप में आ जाएगा साइड। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है x+2, कह रहा है कि -2 and 2 इसके जीरोस हैं। अगर ये इसके जीरोस होंगे तो ये इसको जीरो बना देंगे, नहीं है तो नहीं बनाएंगे। तो हम x की जगह -2 से रिप्लेस करेंगे, -2 + 2 जीरो, इसका मतलब -2 तो जीरो है, इसका 2 की बात करते हैं, 2 डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 डालेंगे, 2 + 2 होता है 4। इसका मतलब 2 जीरो नहीं है, तो हम बोलेंगे यस -2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बट 2 इज नॉट पॉलिनोमियल जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए आइसक्रीम कोन इज 8 सेंटीमीटर। तो हमें आइसक्रीम कोन का, हमें हमें आइसक्रीम कोन का ना क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और हाइट दे रखा है इसकी 15 सेंटीमीटर। और आपसे बोल रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कैसे निकलेगा, πr/l, ये फॉर्मूला होता है कोन का। एल, सबसे पहले आपको एल निकालनी पड़ेगी, तो एल क्या होता है, √h² + r²। एच कितनी दे रखी है, 15, और आर दे रखी है 8। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, हो जाएगा 289। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। यहाँ पे एल कितनी आ जाएगी, 17 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें कितना रखा है 8, तो रखा है हमें 17। मल्टीप्लाई करेंगे 28 की 8 से करेंगे तो 167, 176 मल्टीप्लाई 17,
ये जाएगा 299/7, इसको डिवाइड कर सकते हो आप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है इसका होल स्क्वायर है, फिर माइनस इसका होल स्क्वायर है, और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि a प्लस बी प्लस सी का यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दें। ऐसे करने से क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, इसको हम a लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, b। और ये लिखा हुआ है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी। तो हम a की वैल्यू डाल देंगे यहाँ से, x प्लस वाई प्लस जेड बी माइनस बी। अब यहाँ पे माइनस ब्रैकेट लगा के वैल्यू डालेंगे, x माइनस वाई माइनस जेड। ए की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड और बी की वैल्यू है x माइनस वाई माइनस जेड। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का x प्लस का y प्लस का जेड। माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, प्लस माइनस जेड से प्लस जेड कैंसिल। एक्स और एक्स कितना आ गया? 2x आ गया। माइनस एक्स से ये क्या कैंसिल, वाई प्लस वाई 2y, जेड प्लस जेड 2z। अब हम क्या करेंगे, 2y की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 4xy, और 2z की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xz। इसका आंसर हो जाएगा 4xy प्लस 4xz। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो line PQ and RS intersect each other at point O if POR ratio ROQ 5:7। तो आपको एक डायग्राम फिगर दे रखी है। ये P है, ये S है, और ये क्या है? R है। बोल रहा है कि POR रेशो ROQ, POR में बोला हुआ है कि POR रेशो ROQ कितना दे रखा है? 5:7। POR ये कितना दे रखा है हमें? 5x, और R कितना दे रखा है हमें? 7x। ROQ ये हमें दे रखा है 7x। बोल रहे हैं ऑल एंगल्स हमें फाइंड करना है। तो ये एक सीधी लाइन है, और सीधी लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल, एक ही पॉइंट से बनने वाले एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो 5x प्लस 7x इक्वल टू 180। इसका रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर। 5x और 7x हो जाएगा 12x। 12 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 12 into 12 like this। ये आ गया हमारा 15। तो x की वैल्यू आ गई 15। तो POR हमें दे रखा है 5x और x की वैल्यू 15 है। तो 15 5 का कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। ये अगर 75 है तो इसका अपोजिट एंगल भी 75 हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। और आर ओ क्यू हमें कितना दे रखा है? 7x, और x की वैल्यू है 15। 15 इंटू 7 105। ये हमारा 105 हो जाएगा। तो इसका अपोजिट यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये वाला भी 105 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 28। 28 के फर्स्ट में पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन draw to determine the position of any point in the Cartesian plane? What is the name of horizontal and the vertical lines draw to determine the position of any point in the Cartesian plane? क्या है कार्टेशियन प्लेन में? तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस लाइन हो गई। ठीक है, यानी कि वाई को काटते हो एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल जो लाइन है, जितनी भी वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या होगी? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाएंगी। और पूछ रहा है कि सेकंड में, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट है, जैसे ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करी है, तो ये
ये सब क्या है, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट। तो जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। फिर इसी के और पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें आपको डायग्राम बताना है, ये डायग्राम से देख के बताना है। तो एक ग्राफ है, बोल रहा है कि -3, -5। अब देखिए -3, कहाँ होगा, तो एक्स वाला भी माइनस में है और ये वाई वाला भी माइनस में है, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा, जो कि देखो एक्स वाला है -3, तो -3 पे यहाँ पे एक्स में आ रहा है, और -5 कहाँ आ रहा है, वाई पे। तो ई पॉइंट जो है, तो ये किसके कोऑर्डिनेट है, ई के कोऑर्डिनेट है। व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ जी। अभी ऑर्डिनेट क्या होता है, तो ऑर्डिनेट हम ना वाई एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जी का ऑर्डिनेट क्या होगा, तो पहले हमें जी के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो जी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है इसका 2 और वाई क्या है -4। तो हमें सिर्फ जी का ऑर्डिनेट लिखना है, तो हम वाई वाला लिखेंगे -4। और उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द अविस्का ऑफ पॉइंट टू डी। पॉइंट डी का हमें अविस्का बताना है। तो पॉइंट डी का सिर्फ एक्स वाला अविस्का, मतलब एक्स वाला पार्ट। तो एक्स वाला पार्ट कितना है, कोऑर्डिनेट इसका कितना है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, प्रूव दैट द डायगोनल डिवाइड्स ए पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसको जो डायगोनल डिवाइड करता है, ये दो ट्रायंगल बन गए हैं, तो हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल और इक्वल होती है, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी ये वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट की वजह से, क्योंकि पैरेलल लाइन है, जेड बना रहा है, तो अल्टरनेट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो देखो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल आ जाएगा CDB, ठीक। इसमें आप गिवन में लिख सकते हो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और ये हमें प्रूव करना है कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ABD में आप लिख सकते हो कि AD बराबर BC, और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि AB बराबर DC, और दोनों में क्या आ रहा है, BD कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब कि ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया CDB के बाय CP, सॉरी बाय साइड। तो बस हमें कॉन्ग्रुएंट करना, तो कर दिया हमने इसको। इसका और पार्ट में कह रहा है 29 के और में, the diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A, show that its bisect angle C है also। तो एक हम पैर ले लेते हैं, तो ये डायगोनल है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 और 2 बराबर है। हमें बताना है कि 3 और 4 भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जैसे हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो मैं करके दिखाता हूँ। इन ट्रायंगल ABC एंड ADC, तो AD इक्वल में क्या आ जाएगा, BC। रीजन क्या आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, गिवन लिख सकते हैं, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं, इसको आप ऐसे लिखें, BC बराबर AD। इसको हम लिख सकते हैं कि AB बराबर क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा, और AC क्या आ जाएगा, कॉमन। ये भी गिवन है, और ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ADC के। अब हम क्या बोल सकते हैं कि अब जो है एंगल जो 1 है, एंगल 1 किसके बराबर होता है, एंगल 4 के। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट है। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 4 के, ठीक है। अल्टरनेट एंगल की वजह से अल्टरनेट एंगल, और एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के भी बराबर है, और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के भी बराबर है। क्यों, ये अल्टरनेट की वजह से है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें पहले से गिवन है।
तो ध्यान से देखो, 2 जो है वो हमारा 3 के बराबर है, और 2 पहले से किसके बराबर है, 1 के भी बराबर है। तो 2 1 के भी बराबर है, 2 3 के बराबर है, इसका मतलब 4 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 4 बराबर 3, 4 इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसके लिए वैसे ये करने की जरूरत है नहीं, आप सीधा ये भी कर सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट। 1 और 2 इक्वल है तो 2 3 के भी इक्वल है, और 2 1 के भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और 1 4 के इक्वल है, तो 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमें 30 में कह रहे हैं 3/5 एंड 4/5, कह रहे हैं इसके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो अगर हमें पहले तो हमें बेस सेम करना होता है, हाँ बेस पहले से ही सेम है तो हमें ये काम नहीं करना। बोल रहे हैं 3 रैशनल नंबर निकालेंगे तो हम इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसे इसको भी हम 4 से कर देंगे। 4 3 12, 4 5 20, 4 4 16, 4 5 20। तो 12 और 16, तो 12 और 16 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 30/20, 14/20, 15/20। तो ये हमारे 3 रैशनल नंबर हो गए। Prove that equal chord of a circle subtend equal angle at the center। हमें ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं कि prove that equal chord of a circle subtend equal angle at the center। हमारे पास क्या है, 2 इक्वल कॉर्ड है, हमारे पास 2 इक्वल कॉर्ड है, यानी कि ए बी और सी डी, ये इक्वल कॉर्ड है। तो सेंटर पे जो एंगल ये बनाएंगे, ये क्या बनेंगे, इक्वल बनाएंगे। हमें इस बात को प्रूव करना है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम इसको, इन ट्राइंगल, इसको ले लेते हैं ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, सी ओ, ये और ये बराबर क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये रेडियस है। और इसी तरीके से बी ओ बराबर डी ओ हो जाएगा, ये भी रेडियस है, दोनों ही इक्वल है, ठीक है, एक ही सर्कल की बात है। तो और ए बी और सी डी, ए बी बराबर सी डी, ये क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये हमें पहले से बोला है कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है। तो सीधी सीधी से हम कह सकते हैं कि दिस एंगल इक्वल टू दिस। तो ए ओ बी बराबर सी ओ डी बाय सी पी सी टी, क्योंकि अब तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये ट्रायंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया है, बाय साइड। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में एक टेबल दे रखी है, हमें इसका ग्राफ बनाना है। कैसा, कौन सा ग्राफ बनाना है इसका, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द बोथ सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ बनाना है, विच सेक्शन इज बेटर इन परफॉर्मेंस। ये 0 हो जाएगा, इसको हम 10 ले लेते हैं, ये 20, फिर ये 30, 40, 50, 50 के बाद एक और एक्स्ट्रा लेते हैं 60। अब 0 से 10 पे क्या है, 3 है। तो मैं पहले सेक्शन ए का बना रहा हूँ। तो 0 से 10 के बिल्कुल जो मिड पे होगा वहां से देखना है, और यहाँ पे हम इसको प्लॉट कर देते हैं। तो हमारे पास जो नंबर देखे हैं फ्रीक्वेंसी में 3 9 17 12 9 है ये। तो इसको हम 2 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। तो 0 से 10 पे कितना है, 0 से 10 पे 3 है, तो 3 कहाँ मिलेगा आपको, 2 और 4 के बीच में मिलेगा। इसी तरीके से 10 से 20 पे कितना है, 9 है, तो 10 से 20 के बीच से अगर हम 9 चेक करेंगे तो यहाँ मिलेगा। और 20 से 30 पे 17 है, 20 से 30 पे 17 यहाँ मिलेगा। और 30 से 40 पे 12 है, 30 से 40 इसके बीच पे यहाँ मिलेगा
40 से 50 पे क्या है 9, 40 से 50 पे क्या आता है 9 आ जाएगा, तो 9 आपको यहाँ मिलेगा। तो बस हमें क्या करना है, पहले पॉइंट से दूसरे को, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, और इसको आखिरी वाले से मैच कर देना है। और एक और चीज का भी ध्यान रखना है, हमें इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ भी चलना है। तो 0 से 10 तो यहाँ पे 0 से -10 इसके मिड पे लाके इसको मैच करना है, और 40 से 50 था तो 50 से 60 पे भी लाके इसको यहाँ पे मिड पे मैच कर देना। ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। लेकिन ये सेक्शन ए का बना है। अब सेक्शन बी का बनाते हैं। 0 से 10 पे क्या है, 0 से 10 पे 5 है, तो 0 से 10 ऐसे बनाएंगे। 10 से 20 पे 19 है, तो 19 है तो थोड़ा सा 19 से एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, तो आपको 19 18 और 20 के बीच मिलेगा। उसके बाद 20 से 30 पे 15 है, 20 से 30 पे क्या है 15 है, और फिर 30 से 40 पे कितना है 10 है, तो 30 से 40 पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे 10, और 40 से 50 पे कितना है 1 है, तो 40 से 50 पे 0 इसके बीच में मिलेगा। अब क्या करना है कि इसको हमें थोड़ा सा अलग पेन से बना लो या अलग डिजाइन से बना लो। अब हम एग्जाम में पेंसिल यूज करेंगे, तो पेंसिल तो एक ही कलर की होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे डॉटेड लाइन बना लेंगे। और इसके पिछले वाले से भी बनाना है, जैसे हमने इस पहले वाले का बनाया था, और तो हमारा बन गया। और हमें यहाँ पे दिखाना है कि जो हमने सेक्शन ए बनाया है वो हमने सिंगल लाइन लेके बनाया है, और जो हमारा जो सेक्शन बी है उसमें हमने कैसी लाइन यूज करी है, इसमें हमने डॉटेड लाइन यूज करी है। ये आप करके दिखा देना, ठीक है। तो बस इसमें ऐसे ही बनाना था। इसके और क्वेश्चन में हमें इसमें हिस्टोग्राम बनाना है, तो और क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के और में कह रहा है, एक टीचर ने 50 बच्चों का ना रिकॉर्ड बनाया कि वो कितने घंटे पढ़ते हैं, तो होमवर्क करते हैं, तो 0 से 5 ऐसे ही डेटा दे रखा है। इसमें हमें बनाना है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट डेटा। तो हम क्या करेंगे, बना लेंगे 15, 20 और 25। और डेटा लिखा है 8, 12, 15, 10 और 5, तो इसका 2 2 का गैप ले लेते हैं। 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, उसके बाद 15, 14, 14 के बाद तो मैं मैक्सिमम 15 नंबर ही रखा है। अब इसका हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, 0 से 5 पे 8, तो ये रहा 0, 0 से 5 पे कहाँ है 8, तो ये इसके साथ ऐसे अटैच होके बनेगा। फिर 5 से 10 पे 12 है, तो 5 से 10 पे कितना है 12, 10 से 15 पे क्या है 15 है, 15 हमारा 14 और इसके बीच में होगा 16 के। फिर 15 से 20 क्या हो जाएगा 10, 15 से 20 पे हो जाएगा 10, और 20 से 25 पे क्या हो जाएगा 5, 20 से 25 पे हो जाएगा 5। यहाँ पे आप शो कर दोगे ऑफ होमवर्क, और यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। आप इसको सीधा करके लिख लोगे। बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, एक आपको वैल्यू दे रखी है a की √5 माइनस √3, √5 प्लस √3, और b में बोला हुआ है √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3। हमें निकालना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, ये वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे a पे रैशनलाइज कर लेंगे। a को हम यहाँ पे रैशनलाइज कर लेते हैं,
मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये तो सेम है, ये बन जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ पे है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि यही चीज प्लस की यही चीज माइनस की, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है वो लग जाएगी। आपको ये आइडेंटिटी एग्जाम में दिखानी है कि आपने क्या यूज किया है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये आइडेंटिटी देगी। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसको ओपन करना है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2x वाई, तो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, 5 √5 का स्क्वायर 5 होता है, उसका रूट किया तो ये 3 हो जाएगा। 2 √5 की √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो √15 आ जाएगा, और 5 में से 3 गया 2, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4 माइनस √15, 2 से 2 कैंसिल, तो 4 माइनस √15 बचेगा। और इसी तरीके से हम b को रैशनलाइज करेंगे, तो b को जब रैशनलाइज करेंगे देखते हैं क्या आता है। b की वैल्यू है √5 प्लस √3 √5 माइनस √3, √5 प्लस √3 √5 प्लस √3 तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये चीज माइनस में यही चीज प्लस में, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, आपको आइडेंटिटी यहाँ पे लिखनी है कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। और यहाँ पे जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जो होता है x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 √5 √3, √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 √5 मल्टीप्लाई √3 √15, 5 माइनस 3 is 2, 5 प्लस 3 8, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 4 प्लस √15, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आए 4 प्लस √15, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है b की आई है, और यहाँ पे जो ये वैल्यू आई वो a की आई है। उसने हमसे पूछा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा है वो, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a की वैल्यू आई 4 माइनस √15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और b की वैल्यू है 4 प्लस √15 a होल स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर से a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, 4 का स्क्वायर 16 √5 15 का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा y। इसी तरीके से हम इसको बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, √15 का स्क्वायर प्लस 2, ये रहेगा। तो यही चीज देखो ध्यान से, ये प्लस में और ये माइनस में, तो कट जाएगी, 16 और 16 32 हो गया, √15 का स्क्वायर 15 और √15 का स्क्वायर 15, 15 प्लस 50 30, और 32 प्लस 30 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं, हमें इसका एक पार्ट क्या फैक्टराइज करो, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करो। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है फैक्टर 2 है, तो हम इसको स्प्लिट मिडिल टर्म लगा के सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर और ये रहा 120, तो
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है और लास्ट जो कांस्टेंट है वो कितना है 120 तो 1 की 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब होता है कि बीच वाले को इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस करके तो माइनस का 22 है लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या है प्लस का 120 है तो मैं माइनस का 22 को क्या लिख सकता हूँ माइनस का 10x और माइनस का 12x तो माइनस और माइनस प्लस तो माइनस का 22 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करके प्लस का 120 भी आ रहा है तो यहाँ से x कॉमन आ रहा था हम x कॉमन ले लेंगे और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 12 तो यहाँ से माइनस 12 गया तो ओनली x बचा प्लस का और यहाँ से 12 चल गया और माइनस चल गया तो प्लस की जगह माइनस से जाएगा और 120 के से 12 ले लिया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। x माइनस 10 दो बार एक बार लिखा जा सकता है बचा क्या x माइनस 12 तो इसके फैक्टराइज हो गया। उसके बाद b कह रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 3x की पावर 4 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बोल रहा है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको बताना है क्या रिमाइंडर बचेगा। तो हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे हम इसको एक्चुअल डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें रिमाइंडर बताना है तो हम क्या करेंगे जैसे कि हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है और इससे डिवाइड हो रहा है तो हम इसको क्या मान लेंगे 0 मानेंगे x माइनस 1 को 0 माना और x की वैल्यू क्या आ गई 1 अब ये 1 हम इस पर डाल देंगे 1 की पावर 4 तो 1 की पावर 4 कितना जाएगा 3 1 हो जाएगा और 3 इंटू 1 बना ऐसे 1 का क्यूब 1 माइनस 4 की 1 से करेंगे तो माइनस का 4 माइनस 3 की प्लस 1 से करेंगे माइनस का 3 किया जाएगा प्लस माइनस 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 का 3 से प्लस का 3 कट गया माइनस 4 और माइनस 1 बचा जो कि क्या है 5 तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या है माइनस 5 आया है। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 ये आपका इसका ये सपोर्ट मटेरियल से दिया हुआ क्वेश्चन है इसमें फिगर बनी है यहाँ पे मैं 2 दे रखा है यहाँ 4 यहाँ 3 और यहाँ पे ये 1 है जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि इस फिगर में हमें गिवन दे रखा है इस क्वेश्चन में कि AB जो है वो AD के बराबर है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है और हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि AB बराबर क्या हो जाए AQ हो जाए ये हमें प्रूफ करना है AP बराबर क्या है AQ का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमें पता है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है और एंगल 3 बराबर एंगल 4 है ये होगा कंडीशन पे गिवन हम इसको ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 4 तो ये दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया तो 1 प्लस 3 किसके बराबर है 2 प्लस 4 के बराबर है तो 1 प्लस 3 से वैसे बन क्या रहा है BAC और 2 प्लस 4 से क्या बन रहा है DAC ठीक है तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC तो ADC और ABC तो ADC और ABC में हमें बोला हुआ है कि AD बराबर क्या है AB है ये बात हमें गिवन है। उसके बाद हमें बोला हुआ है कि BAC और DAC बराबर ये अभी हमने प्रूव करा है यहाँ पे तो हम बोलेंगे कि जो है DAC बराबर BAC हैव प्रूव और तीसरा जो हो जाएगा ये AC दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा तो इसका मतलब कि ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ABC से बाय साइड एंगल साइड एक साइड एक एंगल एक साइड है ठीक। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल है ACD यानी कि ये एंगल इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो जाएंगे बाय CPCD AB ACB बाय CPCD।
अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ए पी बराबर क्या है, ए क्यू है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ए सी क्यू एंड ट्राइंगल ए सी पी, हमने ये ट्राइंगल लिया। इसमें हमें पता है कि सबसे पहले एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, ये बात हमें गिवन है। ए सी क्यू में 4 है और ए सी बी में 3 है। दूसरा हमारा हो जाएगा ए सी क्यू बराबर हो जाएगा ए सी पी के, अभी अभी हमने अब प्रूव किया है सीपीसीटी से। और तीसरा हो जाएगा ए सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा कॉमन। तो इसका मतलब ए सी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया ए सी पी के बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि ए क्यू बराबर, सॉरी साइड एंगल साइड से नहीं होगा, एंगल एंगल साइड से होगा। हम बोल सकते हैं कि जो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बाय सी पी सी पी। तो हमें यही प्रूव करना था कि ए पी बराबर क्या हो जाए, ए क्यू हो जाए। इसका और पार्ट देखिए, इसके और पार्ट में कह रहा है प्रूव दैट, एक हमें फिगर दे रखी है, हमें ट्राइंगल बने हुए हैं, ट्राइंगल रखा है कि एक है ए बी सी, कह रहा है ए बी सी और डी ई एफ ऐसे सीरियस ट्राइंगल है, यानी कि ये ट्राइंगल, ये लाइन इसके इक्वल है, ऐसे डायग्राम में बना हुआ है। और दूसरा है बी ई एफ, इसमें ये लाइन इसके बराबर है। बोल रहे हैं कि आपको गिवन है कि बी ए सी और ई डी एफ बराबर है। तो इसमें जो गिवन है वो हमें क्या है, एंगल बी ए सी बराबर क्या है, एंगल ई डी एफ के। ठीक है, ये दोनों एंगल हमें क्या है, पहले से गिवन है और बोला है कि ऐसे सीरीज में। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी क्या हो जाए, डी ई एफ के क्या हो जाए, इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ में हमें क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर डी ई। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे ए सी बराबर डी एफ, ये दोनों कंडीशन गिवन की हो जाएंगी। और तीसरा हमारा हो जाएगा बी सी बराबर ई एफ, क्योंकि ये भी इक्वल है, क्योंकि दोनों ही 2 सेंटीमीटर के हैं, तो ये भी गिवन हो जाएगा। तो ये जो हमारा है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, डी ई एफ से बाय सी पी, साइड साइड साइड। उसके बाद बोल रहा है कि बी ए सी जो है वो 30 डिग्री है। तो आपको बताना है कि डी एफ ई कितना होगा। बी ए सी 30 डिग्री है, बी ए सी 30 डिग्री है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर बी ए सी 30 डिग्री है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ के एंगल निकाल लेते हैं, यानी कि ए बी सी प्लस बी ए सी प्लस ए सी बी, इन तीनों का सम कितना होगा, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब ए बी सी और ए सी बी इक्वल होंगे, ए बी सी और यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल जहाँ पे साइडें इक्वल होती हैं उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एंगल भी बराबर होते हैं। तो अगर मैं इसको x मानूं तो ये भी x हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा। बी ए सी हमें पता है ये 30 है, ए सी बी इज ऑल्सो x और x 2x हो जाएगा, प्लस का 30 तरह के माइनस का, यहाँ पे बचा 150, तब x वैल्यू हो जाएगी 75, 2 से डिवाइड होने का 150 को
एक्स की वैल्यू 75 है, यानी ये एंगल 75 तो ये भी एंगल 75। हमसे पूछ रहा है डी ई एफ, हमसे पूछा है इसने डी एफ ई, सॉरी डी एफ ई पूछा है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेट हम इन दोनों ट्रायंगल कर ही चुके हैं, तो बाय सिंप्लिसिटी ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो डी एफ ई इज ऑल्सो 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहे हैं देयर आर अ रेक्टेंगुलर पार्क विद साइड 90 मीटर 74 मीटर। तो हमें ये पार्क की साइड की लेंथ और ब्रेथ, अ स्मॉल ट्रायंगल एरिया ऑफ साइड 5 मीटर 12 मीटर एंड 13 मीटर। उसके अंदर है एक ट्रायंगल 5 मीटर का, 12 मीटर और 13 मीटर। इज लेफ्ट आउट द फोर कॉर्नर, is left out at the four corners, and the center of the park is growing flower. Planting the remaining area is planted with natural grasses. हमसे बोल रहा है what is the perimeter, what is the semi perimeter of the given triangle। इस ट्रायंगल का हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो ट्रायंगल की 3 साइडें तो उसने पहले से बताई रखी हैं, क्या है 5 मीटर 12 मीटर और 13 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडों का सम डिवाइड बाय 2, यानी कि 5 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइड बाय 2, 30 बाय 2, इट मींस कितना आ गया 15 मीटर। हमारा सेमी पेरीमीटर है 15। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो ये तो फर्स्ट पार्ट है, रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया निकाला। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल का एरिया का। तो रेक्टेंगल की लेंथ रखी है 90 और ब्रेथ रखी है हमें 74। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6660 मीटर स्क्वायर। थर्ड वाले में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास टू बी, रेक्टेंगल है, मीटर और 74 मीटर। कह रहा है एक सेंटर पे ट्रायंगल है और 4 कोनों पे भी सेम ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगलों पर तो फूल है, बाकी जगह पे ग्रास है। तो हमें क्या करना है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास टू बी प्लांटेड। तो कह रहा है कितने एरिया पे हम इस ग्रास को प्लांट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। अच्छा, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है उसकी जो डायमेंशन दे रखी है वो कुछ इस तरीके से रखी है, 12 5 और ये क्या है 13। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कैसे, इसका स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके बराबर है। क्यों, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर है 25 और 13 का स्क्वायर है 169। इन दोनों का सम भी 169 आ रहा है। तो इसका अगर ये पाइथागोरस थ्योरम में फिट है तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल है और हमें ऐसे 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, 5 राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। एक का निकाल लेते हैं, क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है हमारा 5, हाइट है 12, तो 6 है 12, 5 इंटू 6 कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर। तो एक का तो ये आ गया। तो ट्रायंगल के ऑल ट्रायंगल्स एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ 5 ट्रायंगल। तो 30 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया 150 मीटर स्क्वायर। और रेक्टेंगल में से अगर हम ट्रायंगल हटा दें तो क्या बचेगा, ग्रास वाला एरिया बचेगा। एरिया ऑफ ग्रास, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ और एरिया ऑफ जो हमारे जो 5 ट्रायंगल्स हैं उसका एरिया है 150, लेंथ है 90, ब्रेथ है 74। तो हम इसका एरिया निकाल चुके हैं। तो आप वहां से एरिया लिखते हुए 150 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। और द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग फ्लावर ₹95 मीटर पर ₹95 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग फ्लावर। फ्लावर की कॉस्ट निकालनी है तो ये और वाला पार्ट है। फ्लावर की कॉस्ट में अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि एरिया ऑफ फ्लावर का कितना आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। और अब बोल रहा है कि कॉस्ट जो इसकी है वो है 95। तो 1 मीटर स्क्वायर की 95, तो इतने की कितनी हो जाएगी, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग रेगुलरली फॉर अ ग्रोन ऑफ वुमेन फॉर दिस 3 स्टडी बूथ आर इंस्टॉल्ड एट पॉइंट PQR एज शोन फिगर। तो जैसे कि आपको फिगर में शो हो रखा है which are operated by women. These 3 booths are equidistant from each other. O is the center of the circles. तो डायग्राम देख लेते हैं। ये है हमारा PQR और वो क्या है, सेंटर है। बोल रहे हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ ए ट्रायंगल POR। ये इक्विडिस्टेंस है, P से Q की दूरी, Q से R की दूरी और P से R की दूरी बराबर है। तो ये इक्विडिस्टेंस इस वजह से क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। नेम अ कॉर्ड एंड एन आर्क ऑफ द सर्कल। तो एक कॉर्ड का और एक आर्क का हमें नाम बता देना है। तो कॉर्ड का नाम क्या है, ये है, हम लिख देंगे QR इज अ कॉर्ड एंड एन आर्क ऑफ द सर्कल। तो आर्क क्या है हमारी, ये हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एक और नाम दे देते हैं, हम दे देते हैं QMR क्या हो जाएगी, एक आर्क हो जाएगी। ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल QOR। QOR का हमें क्या बताना है, कितने डिग्री का है ये। तो हमें पता है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि ये 60 होगा। तो सेंटर का एंगल क्या होता है, डबल होता है सर्कमफेरेंस के एंगल के हिसाब से। तो ये 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, QOR इक्वल टू 120 डिग्री। उसके बाद बोला है इफ OQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। जो OQ ये लाइन है, ये इसका बाइसेक्टर है। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ OQR। अब ये पूरा एंगल 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्टर होने की वजह से ये बढ़ जाएगा, तो 30 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 38। में कह रहा है Rita distributed sweets on her birthday. She gave 8 pieces of sweet to each child, 2 pieces of sweet to each child, and a single piece of sweet to adult। यानी कि 2 पीस बच्चों को दे रही है और 1 पीस बड़ों को दे रही है। There are 8 total adult। नंबर ऑफ एडल्ट कितने हैं, ये है 8। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है वो कितना है, x है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना हो जाएंगे, x है। और टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड पीस ऑफ स्वीट, जितने इसने स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करी है, नंबर ऑफ स्वीट डिस्ट्रीब्यूटेड, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कितनी है, y है। आपको ये बताना है राइट द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में बताना है। इसी जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको हमें लीनियर इक्वेशन में लिखना है। तो जैसे कि हमें पता है कि वो बच्चों को 2 मिठाई दे रही है, तो बच्चे कितने x हैं, 2x हो जाएगा। और वो बड़ों को कितनी दे रही है, 1 मिठाई, और टोटल मिठाई कितने y, तो ये हो जाएगा 2x + 8 = y, 2x - y और प्लस 8 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारी पहला क्वेश्चन हो जाएगा। हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जो 2 वेरिएबल हैं तो लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, अगर 2 वेरिएबल तो इनफिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसका क्या आंसर आएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन। इफ शी डिस्ट्रीब्यूटेड 108 चॉकलेट इन टोटल। मान लेते हैं कि उसने 108 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करी है, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो हमें बताना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बताना है आपको। यानी कि इस बार हमें क्या पता है कि उसने टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो y की जगह में हम क्या रख सकते हैं, 108 और प्लस साइड क्या हो जाएगा, माइनस का 108 में दिया गया तो 100 बचेगा,
एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 50। इसका मतलब चिल्ड्रन कितना है 50, और यहाँ चॉकलेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्वीट होना चाहिए, क्वेश्चन हमारा स्वीट से है। फाइंड टू सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। थर्ड का और पार्ट कह रहा है 3x + 2y = 9। इससे कह रहा है दो सोल्यूशन निकाल, तो निकाल देते हैं इसके दो सोल्यूशन। तो मैंने कह रहा है एक बार x को 0 मान लिया, एक बार y को। अगर मैं x को 0 मान रहा हूँ तो मेरा y क्या निकल के आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 0 से करके 0 आ जाएगा, 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा तो ये बचेगा 4.5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4.5। और अगर y को 0 मान रहा हूँ तो 2 × 0 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो पहला सोल्यूशन है 0, 4.5, और दूसरा सोल्यूशन है 3, 0।